नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा एक बेहतरीन पदों के लिए प्रोविजनरी इंजीनियर के पदों पर एक बम्पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन दे दिया गया है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करने वाले। आपको दोस्तों सबसे पहले क्लियर कर दें, इसमें ऑल ओवर इंडिया के सभी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सभी इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके साथ ही दोस्तों आपको सारी जानकारी देंगे, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या क्या है। इसके साथ ही दोस्तों इसमें कौन से छात्र अप्लाई कर सकते हैं, किसके लिए वैकेंसी रहने वाली है। उसके साथ ही दोस्तों इसके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, उन सभी चीजों को क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि अभी तक हमारे चैनल पर नए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम लोग आपस में जुड़ सके और आगे भी इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो आप तक आसानी पूर्वक हम शेयर कर सके। तो दोस्तों चलते हैं और सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देने का प्रयास करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसी दी गई है। इसके अंदर दोस्तों आपको बता दें, ये प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आने वाली ये कंपनी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये रहने वाली है। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आपका होगा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी है क्या। तो दोस्तों क्लियर इसमें बता दिया गया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी ये नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की ये उपक्रम है, जो कि भारत सरकार का, ठीक है, जो प्रमुख व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। इसके अंदर दोस्तों 300 से प्लस उत्पादों की पोर्टफोलियो इसकी रहने वाली है। ठीक है, इसके अंदर ही दोस्तों प्रोविजनरी इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी दी गई है। इसके बारे में आज आपको बताएंगे क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, कौन कौन से छात्र इसमें अप्लाई करेंगे, सारी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो पे स्केल आपकी क्या होगी, उसके साथ दोस्तों फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं, उन चीजों को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे आप समझ लीजिए, पोस्ट की बात कर ले तो दोस्तों बता चुके हैं प्रोविजनरी इंजीनियर के पदों पे वैकेंसी दिया गया है, जिसमें कि देखिए ये दो तरह की इसमें वैकेंसी है, लेकिन दोनों सेम ही है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है और एक मैकेनिकल के लिए है। दोस्तों ये सिर्फ ट्रेड बदला हुआ है, पोस्ट आपका सेम ही रहेगा, प्रोविजनरी इंजीनियर का ही पोस्ट रहने वाला है। जिसमें कि नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेंगे तो 200 पोस्ट दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, उसके साथ दोस्तों 150 पोस्ट दिया गया है मैकेनिकल के लिए। ये चीज समझ गए हैं, टोटल मिला के देखा जाए तो 350 पदों पर ये वैकेंसी दी गई है। ठीक है, ये चीज क्लियर समझ गए। बेसिक पे की बात कर लेंगे स्केल आपकी, तो दोस्तों 40,000 से प्रति मंथ आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, मिनिमम 40,000। ठीक है, और मैक्सिमम आपका 1,40,000 तक आपका सैलरी जा सकता है, जो कि अच्छा खासा इसमें सैलरी मिलता है। उसके साथ ही दोस्तों इतना ही नहीं, इसमें अदर एलिवेंस वगैरह भी मिलेगा, डीए एचआरए जो होता है, कन्वेंस होता है, एलिवेंस वगैरह जो भी होता है, परफॉर्मेंस रिलेटेड आपकी जो पे होती है वो मिलेगा, मेडिकल रिलेटेड जो आपको इशू होता है, कोई आपको बेनिफिट्स मिलता है, वो सभी चीज भी इसमें दिया जाएगा 40,000 के बाद। मतलब अच्छा खासा इसमें सैलरी मिलेगा। इसमें एज की बात कर ले दोस्तों, 1 जनवरी 2025 से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। इस डेट को मिनिमम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ मैक्सिमम की बात करें तो 25 वर्ष होने चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। लेकिन जो ओबीसी में आते हैं, SC ST ईडब्ल्यूएस में, तो उन सभी के लिए अलग से छूट दिया जाएगा, जो कि हम आगे बात करेंगे। ठीक है, चीजों को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। उसके बाद दोस्तों सेकंड पोस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए डिटेल ऑफ पोस्ट एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी क्या होनी चाहिए और पोस्ट क्या क्या रहने वाला है। आपको क्लियर कर चुके हैं दोस्तों, दोनों पोस्ट एक ही है, लेकिन इसमें ट्रेड चेंज कर दिया गया है, इसलिए आप दोनों पोस्ट में एक ही में भर पाएंगे, क्योंकि दोनों ट्रेड से तो आप किए नहीं होंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। पहले के लिए बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें देखिए बी या बीटेक जो किए हुए हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देख लीजिए, या बीएससी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से जो किए हुए हैं, तो ये फर्स्ट पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे, जिसमें कि 200 पोस्ट टोटल दिया गया है। इसमें विकलांग जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी इसमें दिया गया है, जो कि विकलांग के लिए इंगित किया गया है कि ये सभी में से आते हैं, वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड के लिए बात करेंगे दोस्तों मैकेनिकल के लिए, तो इसमें बी या बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन मैकेनिकल से आप बी या बीटेक या बीएससी वगैरह किए हुए हैं, तो आप सेकंड पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें 150 पोस्ट दिया गया है, ये चीज समझ गए हैं। और इसमें विकलांग के लिए भी आपको बता दिया है कि ये सभी जो भी कैंडिडेट्स आएंगे तो ये सभी इसमें एलिजिबल होंगे। और जनरली जो ऐसे हैं जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं जो सही सलामत हैं, ठीक है, उनके लिए तो ये पोस्ट है ही, ये चीज समझ गए होंगे। उसके साथ ही एक नोट पॉइंट करके दे दिया गया कि मतलब इसके समकक्ष या फिर इससे स्पेशल कोई और भी कोर्स किया हुआ है तो उन सभी के लिए इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, वो सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। ये सिर्फ मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए ही पोस्ट रहने वाला है, ये चीज इसमें क्लियर बता दिया गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक चीज और भी आपको ध्यान देना है, जो कैंडिडेट्स अभी फाइनल सेमेस्टर में हैं या फिर फाइनल सेमेस्टर बी या बीटेक में बीएससी मतलब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए भी इसमें आपको एलिजिबल कर दिया गया है, मतलब वो भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है दोस्तों, मई या जून में आपका फाइनल रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि इसका जब इंटरव्यू होना शुरू होगा तो उस समय आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करना होगा, वहां दिखाना होगा कि हाँ मेरे पास सर्टिफिकेट आ चुका है। लेकिन अभी आप
आपके पास सर्टिफिकेट क्लियर नहीं भी है तो भी आप भर सकते हैं, लेकिन मई जून 2025 में आपका सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, इसमें क्लियर इसमें बता दिया गया, ये भी आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया आपकी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों जनरली तो आप समझ चुके हैं 28 से 25 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, जो कि यहां भी आपको बता दिया गया है। एज आपकी कैलकुलेट की जाएगी 1 जनवरी 2025 से, जो कि 25 वर्ष हाईएस्ट आपकी होने चाहिए। लेकिन इसमें जो कैंडिडेट्स मतलब SC ST में आते हैं उनके लिए 5 साल का एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा, जो OBC में आते हैं उनके लिए 3 साल का एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा, ये चीज आप समझ गए। उसके साथ ही दोस्तों PWD कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए 10 साल का एक्स्ट्रा छूट इसमें दिया जाएगा, ये भी आपके लिए समझ गए होंगे। लेकिन PWD वही कैंडिडेट्स इसमें एप्लीकेबल होंगे जिनका 40% कम से कम PWD सर्टिफिकेट बना हुआ है, वही कैंडिडेट्स ये रिलैक्सेशन का फायदा उठा पाएंगे, ये चीज भी आप क्लियर समझ गए होंगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जब आप इसमें सिलेक्ट होंगे तो कहां पे आपका पोस्टिंग होगा, तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहला यहां पे देख लीजिए कर्नाटका में, उसके बाद यूपी में, महाराष्ट्र, हैदराबाद में, तेलंगाना, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, या फिर मतलब हरियाणा बात कर लेंगे, उत्तराखंड, या फिर महाराष्ट्र। इन सभी जगहों में से किसी भी जगह पे आपको पोस्टिंग दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको वहीं पे दिया जाएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। इन सभी जगहों में से कहीं भी आपका ये पोस्टिंग हो सकता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एप्लीकेशन फी की बात कर लेंगे, तो दोस्तों थोड़ा सा इसमें एप्लीकेशन फी मतलब थोड़ा ज्यादा रखा गया है, इसलिए आपको घबराना नहीं है, लेकिन अच्छा खासा ये पोस्ट है, इसलिए इसमें फी भी अच्छा खासा रखा गया है, ठीक है। जिसमें कि बात कर लेंगे सभी के लिए, जनरल, EWS, OBC, इन सभी के लिए बात करेंगे दोस्तों, तो 1180 रुपया टोटल आपका रखा गया इसमें, जो कि अच्छा खासा इसमें आपको फॉर्म फी देना पड़ जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों बात कर लेंगे मेथड ऑफ सिलेक्शन, आपकी सिलेक्शन किस तरह से होगी, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। Candidates who meet the qualifying criteria and who online application has been accepted will be provisionally shortlisted for computer based test। मतलब जो कैंडिडेट्स ये सभी चीजों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, उन कैंडिडेट्स का CBT एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, उन्हीं कैंडिडेट्स का मतलब एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा, ये चीज समझ गए। अब समझते हैं दोस्तों कि थोड़ा सा अगला पॉइंट, कि जब आप CBT एग्जाम में बैठेंगे या फिर इंटरव्यू में जाएंगे तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको कितना लाना है, तो इसमें क्लियर बता दिया गया कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट के लिए तो 35% मार्क्स कम से कम होना चाहिए, चाहे CBT हो चाहे इंटरव्यू हो, उसमें कम से कम 35% आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ ही दोस्तों जो कैंडिडेट्स SC ST PWD में आते हैं उनको कम से कम 30% मार्क्स मतलब CBT हो या फिर इंटरव्यू हो, दोनों में आपको लाना होगा, तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे, तभी आप कैंडिडेट में वहां पे काउंटिंग किए जाएंगे, ये चीज आपको क्लियर समझना है। उसके बाद आगे दोस्तों देख लीजिए, बेसिक ऑन द परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू इन द रेशियो ऑफ 1:5। मतलब इसमें क्लियर बता दिया गया कि जिन भी कैंडिडेट्स का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में परफॉर्मेंस सही होगा उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में उतने ही कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, जैसे 350 मतलब वैकेंसी है तो 350 के 5 गुने कैंडिडेट जितने होंगे उन सभी को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, ये चीज आप क्लियर समझ लीजिए। उसके बाद जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे उनका जो आपका मेरिट बनेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके साथ ही दोस्तों इंटरव्यू, दोनों को मिला के मतलब CBT एग्जाम में कितना आया उसके बाद इंटरव्यू में कितना आया, उन दोनों को मिलाकर ही आपका मेरिट बनाया जाएगा। जैसे कि आप समझ लीजिए, ठीक है, CBT की अगर बात करें तो इससे अगर 85 मार्क्स लिया जाएगा, तो दोस्तों इंटरव्यू की अगर बात कर लेंगे, ठीक है, इंटरव्यू में आपकी जो मार्क्स होगी उससे 15 मार्क्स लिया जाएगा, इन दोनों को मिला के 100 मार्क्स पुराया जाएगा और इस तरह से आपकी सिलेक्शन ली जाएगी। तो ये चीज भी आप सिलेक्शन प्रोसेस समझ गए होंगे। अब दोस्तों समझ लेते हैं कि आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, वो चीज आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की मतलब क्या क्या आपकी रहने वाली है, ठीक है। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड सेंटर मेंशन इन एनेक्सर फर्स्ट, कैंडिडेट्स शुड चूज 5 टेस्ट सेंटर नियरेस्ट टू देयर प्लेस कॉरेस्पोंडेंस। मतलब इसमें क्लियर बताया गया कि जो कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करेंगे उनको 5 मतलब नियरेस्ट सेंटर जहां पे आपका मतलब पता है उससे नजदीक जो भी 5 सेंटर आता है, इसमें जो आपको बताए थे उसमें से 5 आपको सिलेक्ट कर लेना है, वहीं पे आपका एग्जाम होने वाला है, ये चीज बता दिया गया है। आप जो सिलेक्ट करेंगे वहीं पे कम से कम आपको दिया जाएगा किसी एक जगह पे एग्जाम के लिए, ठीक है, ये चीज समझ गए। अब दोस्तों समझते हैं एग्जाम में कितने मार्क्स होंगे, कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। दी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 120 मिनट्स। मतलब इसमें बता दिया गया 120 मिनट का आपका टोटल टाइमिंग इसमें दिया जाएगा एग्जाम के लिए, जिसमें कि 125 क्वेश्चन आपका टोटल रहने वाला है, ठीक है। 125 क्वेश्चन का ये एग्जाम होगा जिसमें कि 120 मिनट आपको टाइमिंग दिया जाएगा।
जिसमें कि क्वेश्चन की अगर बात कर ले तो 100 क्वेश्चन आपका मतलब जिस ट्रेड से आप अप्लाई करेंगे उससे ही आपका रहने वाला है। 25 क्वेश्चन जो होगा दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से, मतलब 125 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आपके ट्रेड से रहने वाले हैं, 25 क्वेश्चन जो होगा रीजनिंग से और जनरल एप्टीट्यूड से रहने वाला है। ये भी आप क्लियर समझ गए होंगे। उसके साथ ही दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। अगर आप गलत करते हैं तो 1/4 का नेगेटिव भी मार्किंग रहेगा, मतलब एक सही आप करते हैं तो 1 मार्क्स मिलेगा, एक आप गलत करते हैं तो 1/4 का माइनस मार्किंग ये रहेगा। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, ये समझ गए। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ओपनिंग डेट कब से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों 10 जनवरी 2025 से लेके आप 31 जनवरी 2025 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बीच में कभी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट की आप इंतजार नहीं कीजिएगा, उससे पहले ही आपको फॉर्म भर लेना है, क्योंकि लास्ट में आपको परेशानी का बहुत सामना करना पड़ता है। इसलिए इस चीजों को पहले ही आप भर लीजिएगा। आप एलिजिबल हैं इसके लिए तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। दोस्तों इस तरह से आपकी सारी इंफॉर्मेशन रहने वाली है। इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट करें, उसका जवाब हम जल्द ही देने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, हो सके आपसे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।